afford. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, मुझे अभी पता है कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये 2-3 वीडियो डाल के कहाँ गायब हो जाती है हमेशा। तो इसके पीछे ना एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो है मेरा आलसीपन। सच बता रही हूँ, मैं बहुत ही आलसी हूँ। झूठ बोल रही है लड़की। असल में बात यह है कि मैं ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब मैं ना बहुत डे ड्रीम वाली लड़की हूँ। मेरा एक ही फंडा है कि मैं अभी कर्म करूँ तो मेरा फल जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन भगवान जी का तो कुछ और ही प्लान है। उन्होंने शायद मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा है, क्योंकि मेरा कर्म का फल तो मुझे अब तक मिला नहीं है। आप अभी सोच रहे हो कैसा कर्म कैसा फल, मैं रुक जाओ अभी बताती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मन से बनाती हूँ, मतलब मुझे जितना भी आता है ना मैं सब कुछ उस वीडियो में डाल देती हूँ। और जो लोग एडिट करते हैं उन्हें पता है कि एक वीडियो एडिट करने में कितना वक्त लगता है। ठीक है, जब इतना टाइम देने के बाद मैं व्लॉग बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो मेरा भी मन होता है कि मेरा जो वीडियो है उनमें थोड़ा अच्छे, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, मतलब अच्छे व्यूज आए। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों से जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ मेरी वीडियोस का रीच बहुत ही डाउन हो चुका है। मतलब मेरे वीडियोस में इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और मैं ना वो वाली लड़की हूँ जो बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है। ठीक है, और जब वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देखती हूँ कि मैं इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ लेकिन उसमें व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो यार सच में मेरा ना मन उठ जाता है वीडियो बनाने में। मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कुछ भी कंटेंट भी नहीं सोच पाती हूँ कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे इंप्रूव करना है जिससे मेरे व्यूज अच्छे आए। और यही सोचते सोचते 1-2 महीना कैसे चला जाता है मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है, और फिर मैं याद करती हूँ कि मैंने जब पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने किस वजह से स्टार्ट किया था, मेरा मोटिव क्या था। मैंने बस ये सोच के वीडियो बनाना शुरू किया कि मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना और एडिट्स करना, और मेरे जो लाइफ के छोटे मोटे मेमोरीज है उनको कलेक्ट करना। ठीक है, और वही था मेरा मेन रीजन यूट्यूब स्टार्ट करने का। और इसी के चलते इसके बाद से मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ गाइस। इसके बाद भी अगर मेरे वीडियोस में अच्छे व्यूज नहीं आए फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद से मैं बस अपनी खुशी के लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए ना मैंने अपने फोन में लिस्ट आउट किया है कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगी। तो पहले ऑप्शन में होगा मेरा डेली व्लॉग, में होगा मैं कहाँ कहाँ घूमने जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, वही सब। और दूसरे ऑप्शन में होगा मेरा मेकअप वाला व्लॉग, और थर्ड ऑप्शन में होगा स्टोरी टाइम। मतलब आज तक मैंने अपने लाइफ में जितने भी कांड किए ना वो सब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और जो फोर्थ होगा वो चैलेंज वगैरह होगा। तो यही 4 टॉपिक मैंने अभी के लिए सोच के रखे हैं, बात का हम बाद में देखेंगे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे बचपन का एक डरावना स्टोरी, जो कि आज तक मेरे घर वालों और मेरे करीबी दोस्त को ही पता है और मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन बहुत ही छोटा सा स्टोरी है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही डरावना है, क्योंकि मैं तब बहुत ही छोटी थी। मतलब मैं तब शायद 1 स्टैंडर्ड में थी। तो इस स्टोरी को सुनाने से पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब मेरे जन्म से, तो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ था, और मेरे मम्मी पापा वृंदावन में 10 या 11 साल रहे होंगे। और 1-2 साल के बाद वृंदावन से मम्मी पापा मुझे लेके गोवा चले गए, और वहाँ पे भी हम 1-2 साल रहे होंगे। और उसके बाद हम वेस्ट बंगाल में आ गए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन नानी के घर मतलब वेस्ट बंगाल में थी। और जब पहली बार मैं यहाँ पे आई थी ना, जबकि मेरा बचपन वृंदावन और गोवा में कटा था, तो मुझे ना बंगाली लैंग्वेज नहीं आता था, मतलब थोड़ा थोड़ा आता था। नानी के गांव में जितने भी बच्चे थे ना मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि यार ये कैसी लड़की है, उसको बंगाली नहीं आती। लेकिन वो तो बात की बात है। स्टोरी शुरू होती है उसके बाद से। मेरी नानी के घर के बाद एक घर था जिनके घर में एक लड़की थी मेरी ही उम्र। और एक दिन उसकी मम्मी आके मेरी मम्मी को बोली, मेरी बेटी तो अब 5 साल की हो गई है, उसको हम स्कूल में भर्ती कराएंगे। और ये सुन के मेरी मम्मी का जो दिमाग है वो घूम गया। मेरी मम्मी सोची यार मेरी बेटी भी तो 5 साल की हो गई। मेरी मम्मी ने ठान लिया कि मेरी बेटी को भी मैं स्कूल में भर्ती कराऊंगी। और गेस व्हाट, 5 साल की उम्र में मुझे बंगाली ठीक से बोलना भी नहीं आता है, तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगी और पढ़ाई कैसे करूंगी। मेरी मम्मी ना बहुत जिद्दी थी। मतलब उन्हें लग रहा था कि यार की बेटी आगे चली जाएगी, मेरी बेटी पीछे रह जाएगी। तो मेरी मम्मी के अंदर तो ईगो आ गया। लेकिन यार मेरी मम्मी के ईगो के चक्कर में मेरा बैंड बजना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद मेरी मम्मी सुबह रात मुझे पढ़ा रही है कि यार तुझे सीखना ही होगा, 1 महीने के अंदर एडमिशन है और मैं तुझे स्कूल में एडमिशन करवा के ही रहूंगी। और यार मैं इतना मार खाती थी, इतना मार खाती थी, क्योंकि यार मुझे बंगाली लैंग्वेज बोलना ही नहीं आ रहा है, और 1 महीने के अंदर मैं कैसे सब कुछ सीख लूं। तो जब मेरी मम्मी से लगा कि उनसे ये नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने मेरे गांव में ही एक ट्यूशन में मुझे डाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा शायद मम्मी के पास मैं नहीं सीख पा रही हूँ, ट्यूशन में सीख लूंगी। लेकिन असली स्टोरी तो इसके बाद शुरू होती है। मम्मी ने जिस ट्यूशन में मुझे डाला था, वो जो टीचर थी ना वो बहुत ही डरावनी थी। मतलब वो समझाती कम थी और मारती ज्यादा थी। और सोचो मेरा हालत कैसा रहा होगा उस ट्यूशन में। तो हर रोज मैं रोती थी उस ट्यूशन में जाने से पहले। मैं हर रोज बेनती करती थी अपनी मम्मी से, प्लीज मुझे मत भेजो, क्योंकि वो टीचर बहुत ही मारती हैं। लेकिन पता नहीं उस टीचर के सर में क्या भूत चढ़ा हुआ था। उनको लग रहा था कि 1 महीने के अंदर वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ना उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई थी, तो उसकी वजह से ना टीचर हमको ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन मेरे अलावा भी वहाँ पे 2-3 बच्चे और पढ़ते थे, और वो सारे मेरे से सीनियर थे।
और जब भी उनके घर में वो बच्चे रोती थी तो हमारे जो टीचर है ना वो वहाँ पे चली जाती थी और जाते जाते उन सीनियर बच्चों को बता के जाते थे कि इस लड़की को तुम अच्छे से ये समझा देना। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उन लड़कियों से मेरी क्या दुश्मनी थी, मतलब पता नहीं क्या हो गया, वो खुद को टीचर समझने लगी। और जब भी मुझसे कुछ लिखा नहीं जाता था वो हर बात पे मुझे मारती थी, लेकिन डर के मारे ना मैं अपने मम्मी पापा को ये बता नहीं पाई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी भी उन्हें तो यही लगेगा कि मैं बहाने मार रही हूँ। और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। हमारा ट्यूशन ज्यादातर शाम के वक्त ही होता है, मतलब शाम 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि आज तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं छुप जाऊंगी, भाग जाऊंगी घर से, लेकिन आज मैं ट्यूशन नहीं जाने वाली हूँ। 5 बजे से पहले मैं ना कहीं छुप गई, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे जबरदस्ती साइकिल में बिठा के ट्यूशन छोड़ने गए। और उसके बाद जब मेरे पापा आधे रास्ते में छोड़ के मुझे वापस आ गए थे, मैं फिर से घर वापस आ गई। मेरे पापा भी बहुत जिद्दी थे, मेरे पापा मुझे फिर से साइकिल में बिठा के फिर से छोड़ने गए, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी थी। जब भी वो मुझे साइकिल में बिठाते इधर उधर अपने जूते फेंकती रहती, लेकिन वापस से मेरे पापा वो जूते ढूंढ के लाते और मेरे पैर में पहनाते। और ये सिलसिला 5 बार चलता रहा। और उसके बाद मेरे पापा बहुत ही गुस्से में आके मुझे फिर से छोड़ने गए ट्यूशन। जहाँ पे वो टीचर का घर था ना उससे पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, मेरे पापा ने मुझे वही पेड़ के पास में छोड़ के वापस आ गए। उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया, यार मैं अगर ट्यूशन ना जाके कहीं और छुप जाती हूँ और जब ट्यूशन खत्म होता है उसी टाइम पे अगर मैं घर पहुंच जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा को कहाँ पता चलने वाला है कि मैं ट्यूशन में नहीं थी, कहीं और थी। तो मैंने बस सोच लिया कि आज तो मैं ट्यूशन नहीं जा रही। फिर मैं ना वही पेड़ के पीछे छुप गई और देखती रही कि मेरे पापा घर चले गए या नहीं। तो कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि मेरे पापा घर चले गए, मैं उस जगह से भाग गई। उन्हीं टीचर के घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान था और ना वहाँ पे आसपास छुपने की जगह पे नहीं थी। तो मैंने सोचा यार एक काम करती हूँ, इसी कब्रिस्तान में छुप जाती हूँ। सोच रही हूँ मैं इतना डरी हुई थी उस वक्त, मुझे उस टीचर के घर से ज्यादा एक कब्रिस्तान सेफ लग रहा था। तो मैंने बस उसी वक्त ठान लिया कि मैं 2-3 घंटे यही कब्रिस्तान में ही बिता दूंगी। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई और मैं आपको बता दूं उस कब्रिस्तान में जाने से बड़े बड़े डरते थे और मैं तो बस 5 साल की थी। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं उस वक्त कैसे हालत में थी। और चारों तरफ से बहुत सारे टीचर्स की आवाज आने लगे। मतलब आप सोच सकते हो एक जंगल है, उसके पीछे एक कब्रिस्तान है। जितना टाइम बीतता गया ना चारों तरफ से बहुत सारे जानवरों की आवाज आने लगे, कुत्ते बिल्ली। लेकिन मैं इतनी जिद्दी थी, मैं वहां से हटी नहीं, मैं वहीं पे बैठी रही और सिर्फ भगवान को बुलाती रही कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मतलब मेरी तो फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा यार मुझे पता कैसे चलेगा 8 बज गए कि नहीं, क्योंकि घर वालों को तो यही लग रहा होगा कि 7 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और उस वक्त उसी कब्रिस्तान के थोड़े ही दूर में एक छोटा सा दुकान हुआ करता था जहाँ पे ना लोग चाय वगैरह पीते थे। तो अभी भी वो दुकान है, ठीक है। उसी दुकान में एक घड़ी भी हुआ करता था। मैंने सोचा मैं छुपके से जाती हूँ और दुकानदार से पूछती हूँ कि कितने बजे हैं, और अगर 7 बज गए होंगे तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। और उस दुकान के ना 2 साइड थे। एक साइड था जिसमें दुकानदार है वो दुकान के अंदर घुसते थे और दूसरे साइड में जो कस्टमर वगैरह आते थे ना बैठते थे। तो मैंने सोचा अगर मैं सामने से जाके पूछूंगी तो वहाँ पे मेरे जान पहचान के लोग हो सकते हैं और मेरे नानी का घर भी वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे मम्मी पापा को जाके बोल सकते हैं कि मैंने ना वो जो पीछे के दरवाजे से जहाँ से दुकानदार अंदर जाते थे वहीं से चुपके से जाके खड़ी होगी और उन दुकानदार को ऐसे पूछी, अंकल कितना टाइम हुआ है, क्या बता सकते हैं मुझे। लेकिन उस दुकान में इतनी भीड़ थी ना वो अंकल मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे टाइम के बारे में पूछना ही पड़ेगा कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे मम्मी पापा उस टीचर के घर में चले जाएंगे मुझे ढूंढने। तो मैंने ना बहुत ही हिम्मत जुटाया और सामने से जाके पूछी कि अंकल कितना टाइम हुआ है। और गेस व्हाट, वहीं पे मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे देखते ही उन्होंने मुझसे सवाल किया, तू यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे तो अब ट्यूशन में होना चाहिए था ना। मैंने बोला सब खत्म हो गया, अब तो मुझे मार पड़ने वाली है क्योंकि ये जाके सीधा मेरे पापा को बताएंगे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि यार अब खत्म हो चुका है, अब कोई चालाकी नहीं चलेगी। और उस वक्त मैं बस एक ही काम अच्छे से कर सकती थी, वो था रोना। मैं उस दुकान के सामने फूट फूट के रोई। मतलब जितने भी लोग थे वो सब जमा हो गए और वो पूछने लगे, यार बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है, इतने रात को यहाँ पे अंधेरे में क्या कर रही है। सच बताऊं वो अंकल बहुत ही अच्छे थे, उन्हें पता चल गया था कि कुछ तो बात है वरना ये लड़की ऐसे नहीं रोगी। तो उस अंकल ने मुझे अपने घर छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद मैं फूट फूट के रोई मेरे मम्मी पापा के सामने और ये बोलती रही कि आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो सकते, अगर होते तो मुझे उस नर्क में नहीं छोड़ाते। मैं इतने दिन से आपसे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं जाना है, क्या हो गया, क्यों रो रही है। इतना रोने के बाद फाइनली मेरे मम्मी पापा को ख्याल आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वरना ये ऐसे नहीं रोएगी। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को सारी बातें खुल के बताई कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या होता है। वो टीचर तो मारती है ठीक है, लेकिन वो जो सीनियर लड़की थी वो भी मुझे रोज मारती थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को रियलाइज हुआ कि मैं इतना हंगामा क्यों कर रही थी। और गेस व्हाट, उसके दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा ने जो पहला काम किया, मुझे लेके गए एक बाबा के पास, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं इतनी देर तक कब्रिस्तान में थी, शायद मुझे भूत और वो जो डायन वगैरह होते हैं इनकी बुरी नजर लग सकती है। तो वो सीधा मुझे लेके गए एक बाबा के पास झाड़ फूक करवाने।
क्योंकि गाँव में ना इन सारी चीजों में लोग विश्वास करते हैं। तो उसके बाद फाइनली मेरे मम्मी पापा ने उन टीचर से बात किया और बोला कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आप टीचर हैं तो आप दूसरे बच्चे को कैसे बोल सकते हैं उसे पढ़ाने, वो छोटी बच्ची है वो कैसे पढ़ा सकती है, वो उसे मारती रहती है। और उसके बाद से मैंने उन टीचर के पास जाना भी बंद कर दिया। तो हाँ, बस इतना ही था मेरा स्टोरी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज हैं मेरे बचपन के, और अगर आप इंटरेस्टेड हो उन सबको सुनने के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।